आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो मैं छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कहीं न कहीं अभिलेख की बात कर रहे हैं और वो अभिलेख है शक महाक्षत्रप। यानी शकों का एक बहुत महान सम्राट हुआ जिसका नाम था महाक्षत्रप रुद्रदामन। तो यहाँ पर हम लोग जो है शक महाक्षत्रप 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 रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पर हम लोग जो है शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के ऊपर चर्चा करेंगे। आज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसीलिए इस पर मेरी चर्चा करने का उद्देश्य है। ठीक है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की सबसे पहली बात है कि इसकी खोज कौन कर रहा है। तो इसकी खोज जेम्स प्रिंसेप करते हैं। इसकी जो खोज कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जेम्स प्रिंसेप। ये जेम्स प्रिंसेप वही है जिसने कहीं ना कहीं अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी इनको कहा जाता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र का इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को खोजा है। पहला क्वेश्चन बन गया। यह भारत में अभी तक जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जा रहे थे, लेकिन यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। यानी संस्कृत का यह पहला अभिलेख है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला अभिलेख है। इसको हम प्राचीनतम अभिलेख भी कह सकते हैं। अगर प्राचीनतम आए तो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये चंपू काव्य शैली, यानी एक तरह से गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यानी चंपू काव्य शैली में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। एक प्रकार से ध्यान रखना, यह चंपू शैली का मतलब है गद्य प्लस पद्य का मिश्रण। तो चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। जैसे आप देखेंगे चंपू शैली, आप कह सकते हैं प्रयाग स्तंभ लेख में भी देखते हैं, तो चंपू शैली में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। ठीक है। ये चीजें आप लोगों को मालूम पड़ गया, पहला अभिलेख है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात अब अगर आगे बढ़ जाते हैं तो इस अभिलेख की और इंपॉर्टेंट बात क्या बन सकती है? तो इस अभिलेख में सबसे बड़ी बात है कि दो मौर्य सम्राटों के नाम एक साथ मिलता है। यानी इन दोनों मौर्य सम्राटों के नामों का उल्लेख से एक साथ कहीं नहीं मिला है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी यह अभिलेख कहीं प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख करता है। एक साथ, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो दोनों का नाम एक साथ यहां पर देखने को मिल रहा है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं भी कह सकता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबंधित एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबंधित एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य है। इसका मतलब है कि अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की चर्चा कहीं नहीं मिल रही है, तो दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में 6 प्रकार के करों, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अभिलेख में 6 प्रकार के करों, यानी टैक्स की बात कर रहे हैं। तो 6 प्रकार के टैक्स की बात की जा रही है, जिसमें बलि है, कर है, भाग है, शुल्क है। तो इसमें बलि की बात की जा रही है, बलि है, कर की बात की जा रही है,
शुल्क की बात की जा रही है, भाग की बात की जा रही है। तो इस तरह से ध्यान रखना, बलि के रूप में, शुल्क के रूप में, कर के रूप में, भाग के रूप में, विष्टि के रूप में, विष्टि मतलब बेगार, विष्टि का मतलब है बेगार, विष्टि के रूप में, विष्टि जिसको हम बेगार कहते हैं, और प्रणय कर मैं बता चुका हूं इमरजेंसी टैक्स। तो इस प्रकार से 6 कर यानी बलि, कर, शुल्क, भाग, विष्टि और प्रणय, इन 6 करों का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में कुल 20 पंक्तियां हैं और इसमें जूनागढ़ का नाम जो मिल रहा है वो गिरनार मिल रहा है। यानी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें इस अभिलेख में जूनागढ़ का नाम क्या मिल रहा है? जूनागढ़ का नाम गिरनार मिलता है। क्या मिलता है? गिरनार मिलता है। तो जूनागढ़ का नाम क्या मिलता है? तो गिरनार मिलता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात अपन ने पढ़ लिया। इस अभिलेख पर यानी जूनागढ़ अभिलेख पर कुल 3 शासकों के अभिलेख हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आया है, लेकिन प्रश्न कहीं पूछा जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख पर कितने शासकों का अभिलेख है, कितने लोगों ने एडिक्ट कराया था। तो यहां पर ध्यान रखना, इस पर कुल 3 शासकों का अभिलेख है। यानी 3 शासकों का अभिलेख हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें पहले की बात कर सकते हैं तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का है, महाक्षत्रप रुद्रदामन की बात कर सकते हैं। दूसरे की बात अगर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अशोक की बात कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो स्कंदगुप्त की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं? स्कंदगुप्त। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का भी इस पर एडिक्ट है, अशोक का भी अभिलेख है और स्कंदगुप्त का भी कहीं ना कहीं उल्लेख इसमें मिलता है। ध्यान रख लेना। लेकिन इसमें उल्लेखित शासकों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें उल्लेखित, आपने देखिए अगर देखा जाए तो अशोक का जूनागढ़ अभिलेख आपने पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा क्रम अगर सही कर दें तो ये क्रम हो जाना चाहिए। पहले पर जो है अशोक का जूनागढ़ अभिलेख आपने पढ़ा था, दूसरा फिर महाक्षत्रप रुद्रदामन का हो गया, और तीसरा जो है मैंने अभी कहा स्कंदगुप्त का हो गया। ठीक है ना। अशोक जो है अपने धम्म का जब प्रचार कर रहा है तो उसमें जूनागढ़ अभिलेख की चर्चा हम लोगों ने पढ़ा था। इस बात को हमें ध्यान रखना। मैंने अभी कहा है कि अभिलेख जो है 3 शासकों हैं, लेकिन इस अभिलेख पर जो उल्लेख किया गया है, उल्लेख कितने शासकों का है? तो 4 शासकों का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर एडिक्ट नहीं कराया था, लेकिन इसका नाम मिलता है। मेरा यह कहने का मतलब है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अशोक के अभिलेख में इसमें धम्म की बात की गई है। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी अशोक का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी जूनागढ़ में, तो ये अशोक के अभिलेख में धम्म की बात की गई है। धम्म की बात, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें धम्म की बात की गई है। लेकिन ये अंतिम जो कहीं न कहीं रुद्रदामन और स्कंदगुप्त है, ये दोनों सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की बात करते हैं। यानी ये जो है सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार या रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, तो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक तो जो है मैंने अभी कहा कि अशोक जो है इसमें धम्म की बात करते हैं, लेकिन रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की बात करते हैं। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। रुद्रदामन ने अपने मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए स्वयं के राजकोष से इस झील का निर्माण करवाया था। ये इस झील की एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर ध्यान रखिएगा, यहां पर बात कर सकते हैं कि रुद्रदामन ने अपने मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए, मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए
अपने राजकोष के खर्च से इस झील का निर्माण करवाया है, इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है सर, यानी एक प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है कि यह जो है, जो झील की रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये बिना बेगार के हैं। यानी आता है कि बिना बेगार, क्योंकि राजा लोग बेगार तो करवाते थे, लेकिन बिना बेगार के इस झील का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बातें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें महाक्षत्रप रुद्रदामन के कुछ नाम मिलते हैं। रुद्रदामन को भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक, यानी यहां पर इस अभिलेख में इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी है इसमें। इस अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक, यानी एक नाम हो गया कि इसको भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है। इसे जनता द्वारा निर्वाचित, इस प्रकार से स्वयं से महाक्षत्रप की उपाधि धारण करने वाला बताया गया है। तो इसमें एक तो हो गया भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक, जनता निर्वाचित, इस तरह के नाम आते हैं कि भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख में महाक्षत्रप रुद्रदामन का क्या नाम है, तो जनता द्वारा इसे निर्वाचित शासक भी कहा गया है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इसने स्वयं से महाक्षत्रप की उपाधि धारण करने वाला भी बताया गया है। क्या कहा गया है? महाक्षत्रप की उपाधि धारण करने वाला। तो इसमें महाक्षत्रप की उपाधि, तो इस तरह से महाक्षत्रप की उपाधि भी इसमें जो है इसकी देखने को मिलती है। तो इसमें तीन नाम, भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक, जनता द्वारा निर्वाचित और महाक्षत्रप की उपाधि इसने धारण की है। इस प्रकार की चीजें हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसी अभिलेख में स्वयंवर प्रथा, यानी स्वयंवर प्रथा की भी चर्चा है, प्रेम विवाह की भी चर्चा है। कहीं प्रश्न आ जाए तो इस अभिलेख में स्वयंवर प्रथा की भी चर्चा है। स्वयंवर प्रथा आप जानते हैं, प्रेम विवाह आदि की चर्चा मिलती है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह की भी चर्चा मिल सकती है कि स्वयंवर प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिल रही है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। यहां पर और थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस अभिलेख में रुद्रदामन को वैदिक धर्म एवं संस्कृति का पोषक बताया गया है। यानी इस अभिलेख में रुद्रदामन को, ये थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इस अभिलेख में रुद्रदामन को वैदिक संस्कृति का, यानी इस अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को वैदिक संस्कृति का पोषक बताया गया है। वैदिक संस्कृति का पोषक बताया गया, बिल्कुल बताया गया है, क्योंकि भाई ये अभिलेख किसमें जारी हो रहा है, तो संस्कृत भाषा में ये अभिलेख जारी हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जूनागढ़ अभिलेख में जो महाक्षत्रप रुद्रदामन है वो सुदर्शन झील की चर्चा करते हैं। अब उस सुदर्शन झील के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। सुदर्शन झील, ये सुदर्शन झील कहां पर है, तो कहीं कहीं सौराष्ट्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में कहां पर है, गिरनार में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गिरनार में। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात समझें कि इस अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। तो जब महाक्षत्रप रुद्रदामन इस झील की रिपेयरिंग करा रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन करा रहे थे, तो वो बताते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
यानी वो ये कहते हैं कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था उसकी इसमें चर्चा की गई है, और वो ये कहते हैं कि कहीं न कहीं इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसी के जो है कहीं न कहीं प्रांतपति, यानी सौराष्ट्र का प्रांतपति, सौराष्ट्र का गवर्नर। तो इस प्रकार से कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, यानी पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस प्रकार से कहीं ना कहीं यहां पर शासक नाम अपन लिख देते हैं, ये शासक हैं, ये सौराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने इस झील का निर्माण करवाया। किस झील का? यानी सुदर्शन झील का इसने क्या किया था? निर्माण। ऐसा महाक्षत्रप रुद्रदामन कहते हैं। दूसरा ये बताते हैं कि जो ये अशोक है, इसी में जूनागढ़ अभिलेख में महाक्षत्रप रुद्रदामन कह रहे हैं, रुद्रदामन कहते हैं कि अशोक ने अपने एक सौराष्ट्र के गवर्नर तुषास्प के माध्यम से, किसके माध्यम से? तुषास्प के माध्यम से यहां से, यानी सुदर्शन झील से नहरें निकलवाने का काम किया। नहरें निकलवाने का मतलब है निकलवाई, यानी इस प्रकार से उसने इरिगेशन, सिंचाई के लिए काम किया। तो अशोक के समय में तुषास्प की ये बात करते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सौराष्ट्र के गवर्नर हैं। इसके बाद अगर हम बात यहां पर थोड़ी सी और कर लें तो स्वयं महाक्षत्रप रुद्रदामन ये कहते हैं, महाक्षत्रप रुद्रदामन ये कह रहे हैं कि मेरे समय में इस झील का रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया, पुनर्निर्माण करवाया गया, क्योंकि ये झील धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे समय में यहां का कौन गवर्नर है? सुविशाख। तो ये कहते हैं कि सुविशाख को आदेश दिया गया और उसने बिना बेगार के, यानी कि महाक्षत्र, मैंने कहा ना महाक्षत्र रुद्रदामन ने अपने राजकोष से पैसा दिया कि इस झील को ठीक कराया जाए, जो ध्वस्त हो गई है, जो नष्ट हो गई है। तो सुविशाख का नाम आता है। किसके समय में गवर्नर है? महाक्षत्र रुद्रदामन के समय में। और चौथा आता है फिर स्कंदगुप्त के समय में, फिर ये झूल टूट जाती है। तो स्कंदगुप्त के समय में फिर जूनागढ़ अभिलेख आएगा। यानी मैंने अभी कहा कि जूनागढ़ अभिलेख में 3 लोगों का है। अशोक धम्म की बात करते हैं, ये दोनों सुदर्शन झील की बात करते हैं, लेकिन चौथा नाम इनका अभिलेख नहीं है, लेकिन इसने इनका नाम लिखा है कि इसने इस झील का निर्माण करवाया था। फिर यही व्यक्ति कहता है कि अशोक ने नहरें निकलवाई थी। फिर वो कहता है कि मैंने जब रिपेयरिंग इसकी कराई है बिना बेगार के। अब स्कंदगुप्त के समय में ये झील पुनः ध्वस्त होती है, और स्कंदगुप्त के समय में जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे उनका नाम था पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त इनका नाम है। तो पर्णदत्त सौराष्ट्र के गवर्नर थे, और इन्हीं का जो पुत्र था चक्रपालित, यहां ध्यान रखिएगा, चक्रपालित का नाम आता है। ये चक्रपालित जो है एक प्रकार से गिरनार का प्रशासक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, गिरनार का ये प्रशासक है। जब भी दोनों नाम आए कि स्कंदगुप्त के समय में इस झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो फिर चक्रपालित पर आप निशान मारिएगा। आप किसी भी कीमत पर पर्णदत्त पर मत मारिएगा। पर्णदत्त भले सौराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन चक्रपालित जो उनका पुत्र है, जो गिरनार का प्रशासक है, उसने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जीर्णोद्धार होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर देखें तो जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है, चंपू शैली में, गद्य पद्य शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। ये कहीं ना कहीं बिना बेगार के झील का निर्माण हो रहा है, और 4 शासकों का उल्लेख है, लेकिन 3 शासकों का इस पर अभिलेख है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए होंगे। इसी तरह मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।